हेलो दोस्तों। मैं फिर आ गया हूं एक खौफनाक और दिमाग सुन कर देने वाली सच्ची घटना लेकर। ये घटना गोटली के रजेसीर एरिया की है, जो तमिलनाडु के स्टार्टिंग में पड़ता है। अगर दिल्ली से देखो तो करीब 15 घंटे की दूरी पर है। ये टाइम मैं दिल्ली से ट्रेन के हिसाब से बता रहा हूं। जगह बिल्कुल आम सी लगती है, लेकिन वहीं पर जो कुछ हुआ उसे याद करके आज भी लोगों की रगों में खून ठंडा पड़ जाता है। अब आते हैं घटना की तरफ, क्योंकि ये घटना सिर्फ डरावनी नहीं बल्कि थोड़ी बहुत काला जादू से भी जुड़ी हुई मानी जाती है। अब साफ साफ मैं भी ये नहीं कह सकता कि काला जादू का सच में रोल था या नहीं, लेकिन इस घटना की जो वजह बताई गई वो ब्लैक मैजिक ही थी। और इसमें एक और चीज शामिल थी, ऐसी चीज जो काले जादू के बराबर ही इंसान के होश छीन लेती है, क्योंकि उस सिचुएशन में इंसान का दिमाग लगभग काम करना बंद कर देता है। अगर मैं विक्टिम की बात करूं तो वो एक लड़की थी जिसका नाम था कुर्मिता कुलछन। पहले मैं उसके बैकग्राउंड को साफ कर देता हूं। कुर्मिता सिर्फ 17 साल की थी, बीए फर्स्ट ईयर में पढ़ती थी। हाँ थी, अब नहीं है। आगे बताता हूं कैसे और क्यों। उसकी एक छोटी बहन भी थी, सुरगली कुलझन। सुरगली की डेथ 2022 में हो गई थी। वो थोड़ी एबनॉर्मल टाइप की थी, मतलब मानसिक रूप से थोड़ी कमजोर, और उसका लेफ्ट हैंड भी डिसेबल था। बचपन से ही उसे सामान्य बच्चों जैसा जीवन नहीं मिला था। जब उसकी डेथ हुई तो कुर्मिता अंदर तक टूट गई, क्योंकि वो अपनी छोटी बहन से जान से भी ज्यादा प्यार करती थी। वजह भी साफ थी, बहुत ही कम उम्र में इनकी मां सुमित्रा की डेथ हो गई थी, छोटे बेटे को जन्म देते समय। उस दिन के बाद से घर में मां का रोल, देखभाल, प्यार सब कुछ कुर्मिता ने अपने कंधों पर ले लिया था। अब घर में कुल मिलाकर 4 लोग थे: कुर्मिता, उसका छोटा भाई करथिया, पिता मंझलदास कुलजन और दीवारों पर तंगी मां और बहन की यादें। मंझलदास का घर से कुछ ही दूरी पर लकड़ी का कारखाना था, जहां वे सुपरवाइजर के पद पर काम करते थे। आम सीधा सादा नॉर्मल परिवार, न बहुत अमीर न बहुत गरीब, बस जैसे तैसे इज्जत से जीने वाले लोग। लेकिन घर की पूरी जिम्मेदारी असल में कुर्मिता के हाथ में थी। पिता के बाद घर की सबसे बड़ी वही थी, इसीलिए भाई की देखभाल, घर का सारा काम, खाना बनाना, साफ सफाई सब उसी के जिम्मे था। बड़ी थी, जिम्मेदार थी, इसलिए पिता ने उसे एक फोन भी दिला दिया था, ताकि अगर वो काम पर चले भी जाएं तो किसी भी जरूरी सूचना का आदान प्रदान आसानी से हो सके। बात है मार्च 2023 की। सुरगली को गुजरे करीब 1 साल होने को आया था, लेकिन कुर्मिता के लिए जैसे कुछ ही दिन बीते हों। वो आज भी उसकी फोटो को देखते देखते अचानक रोने लगती थी, क्योंकि सुरगली को बचपन से कुर्मिता ने एक मां की तरह पाला था। कहने को तो वो कुर्मिता से कुछ ही साल छोटी थी, लेकिन उसका चंचल बच्चा जैसा स्वभाव और उसकी मानसिक स्थिति उसे घर का सबसे नाजुक सदस्य बना देती थी। शरीर से भले ही वो बड़ी हो गई थी, पर व्यवहार में आज भी वो कुर्मिता के सामने किसी छोटे बच्चे की तरह ही रहती थी। और कुर्मिता भी उसे कभी डांटती नहीं थी, काम नहीं करवाती थी। दोनों के बीच का रिश्ता सोने से भी ज्यादा कीमती, मां बेटी से भी ज्यादा गहरा था। उस दिन कुर्मिता अपनी बहन की फोटो को देखकर उदास हो गई थी और घर के बाहर बैठी हुई थी। वो अपने भाई करथिया के ट्यूशन से घर लौटने का इंतजार कर रही थी। घर पर इस समय उसके अलावा कोई नहीं था। हवा में हल्की सी उदासी, मन में बहन की कमी और आंखों में अधूरेपन की नमी। तभी उसकी नजर गली के उस छोर पर गई, जहां एक अजीब सा आदमी बैठा हुआ था। वो आदमी बस यूं ही नहीं बैठा था, वो लगातार उनके घर को ऊपर से नीचे तक घूर रहा था। उसकी नजरें घर की दीवारों, दरवाजे, खिड़कियों और जैसे भीतर तक घुसने की कोशिश कर रही थी। कुर्मिता के दिल में अचानक एक अजीब सा डर बैठ गया। इसी बीच उसके पिता का फोन बजा। उसने जल्दी से फोन उठाया और घबराई आवाज में सब कुछ बता दिया कि एक अजनबी आदमी घर के सामने बैठा है और बहुत देर से घर को ही देखे जा रहा है। पिता ने शांत रहते हुए कहा, ठीक है बेटा, मैं थोड़ी देर में आ ही रहा हूं, लेकिन सुन, जब मैं घर के बाहर आऊंगा तो पहले फोन करूंगा। सिर्फ मेरा फोन देखकर ही दरवाजा खोलना, बाकी मैं देख लूंगा। कुर्मिता ने ठीक है पिताजी कहकर फोन काट दिया। फिर उसने खिड़की के पर्दे को हल्का सा हटाकर उस आदमी को देखने की कोशिश की।
वो अभी भी वहीं बैठा था और इस बार उसकी नजरें जैसे सीधे खिड़की पर ही टिक गई थी। उसके चेहरे पर कोई आम सी मुस्कान नहीं, बल्कि अजीब सी ठंडक लिए हल्की सी टेढ़ी मुस्कान थी। कुर्मिता ने जल्दी से पर्दा बंद किया और अंदर जाकर करथिया के पास बैठ गई। उसके मन में कहने को बहुत कुछ था, पर वो चुप रही, बस अपने भाई को पढ़ते हुए देखती रही ताकि उससे थोड़ा हौसला मिले। तभी फिर फोन बजा। इस बार पिता की आवाज सुनते ही वो फटाफट उठी और दौड़कर गेट खोलने चली गई। पिता अंदर आए, साइकिल अंदर की ओर रखी और तुरंत आंगन में कोने पर रखी एक लाठी उठाई और बाहर की तरफ चले गए। कुछ देर इधर उधर घूमकर आसपास देख सुनकर वे वापस अंदर आए। वो आदमी कहाँ था? पिता ने पूछा। कुर्मिता बोली, पापा अभी बाहर ही तो बैठा था। पिता ने दरवाजे की तरफ एक नजर डाली, फिर बोले, बाहर तो कोई नहीं है। मंजल दास को अपनी बेटी की बात पर विश्वास भी था और साथ ही एक डर भी। जवान बेटी, घर में अकेली और यूं किसी अजनबी का घर के सामने बैठना, ये सब बिल्कुल ठीक नहीं था। लेकिन उन्होंने माहौल को बिगड़ने से रोकने के लिए बस उसे समझाया, देखो, बिना वजह बाहर मत निकला करो और किसी भी अनजान आदमी से बात मत करना। उस रात मंजल दास और कुर्मिता ने खाना खाया और फिर सब सो गए। घर शांत हो गया, लेकिन डर की छाया जैसे दीवारों से चिपक कर बैठ चुकी थी। इस घटना के ठीक 16 दिन बाद की बात है। दोपहर का समय था। कुर्मिता अपने घर के बाहर सीढ़ियों पर बैठकर कपड़े धो रही थी। धूप तेज नहीं, बस हल्की सी थी। तभी उसकी नजर गली के मोड़ पर गई और उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। वो वही आदमी था, लेकिन इस बार नजारा पहले से भी ज्यादा चौंकाने वाला था। उसकी मोटरसाइकिल पर बैठा था करथिया। करथिया के घुटने से खून बह रहा था। उसके घुटने की चमड़ी छीलती हुई दिख रही थी और खून उसके पैर से बहकर नीचे तक आ रहा था। ये देखकर कुर्मिता का दिल मुंह को आ गया। वो तुरंत भागी और करथिया से लिपटकर रोते हुए पूछने लगी, ये सब कैसे हुआ? करथिया ने हांफती आवाज में बताया, पता नहीं दीदी, मैं स्कूल से घर आ रहा था। अचानक से बहुत घबराहट हुई और मुझे चक्कर आ गया। मैं गिर पड़ा। तभी ये अंकल वहीं बैठे थे। इन्होंने मुझे उठाया, पहले मंदिर के चबूतरे पर थोड़ी देर बैठाया और फिर अपनी मोटरसाइकिल से मुझे घर छोड़ने आ गए। खून की धार देखकर कुर्मिता और घबरा गई। उसने तुरंत पिता को फोन लगाया, लेकिन बात नहीं हो पाई। अब करथिया इतना छोटा भी नहीं था कि कोई लड़की उसे गोद में उठाकर घर ले आती, और उस वक्त आसपास कोई और भी नहीं था। इसलिए उस आदमी ने ही करथिया को अपनी गोद में उठाया, घर के अंदर लाया और खाट पर लिटा दिया। फिर उसने कुर्मिता की ही एक चुन्नी से उसके पैर के घाव को बांधा और उसके बराबर में बैठ गया, जैसे बहुत भला आदमी हो। कुर्मिता उसके लिए पानी लेने अंदर चली गई, लेकिन जैसे ही वो अंदर गई, उस अजनबी ने मौका पाते ही चुन्नी से एक छोटा सा टुकड़ा फाड़ लिया और चुपचाप अपनी जेब में रख लिया। उसके इस काम से एक बात साफ हो गई थी, उसके इरादे बिल्कुल नेक नहीं थे। खैर, बात आई गई हो गई। करथिया धीरे धीरे ठीक हो गया, लेकिन असली समस्या यहीं से शुरू हुई। वो ये कि कुर्मिता ने अपने पिता को ये बात नहीं बताई कि ये वही आदमी है जो पहले घर के बाहर बैठकर घर को घूरता रहता था। और उससे भी बड़ी गलती ये हो गई कि इससे पहले कि वो कुछ कह पाती, उसके पिता ने उसी इंसान से अपने बेटे को घर तक छोड़ने के बहाने थोड़ी बहुत बातचीत कर ली और धीरे धीरे उसे जान पहचान वाला मानकर उससे दोस्ती जैसा व्यवहार करने लगे। बाद में जब कुर्मिता ने पिता से कहा, पापा ये वही आदमी है जो उस दिन घर के बाहर बैठा था, तो पिता ने उसे डांटते हुए कहा, चुप! अगर ये इंसान बुरा होता तो तेरे भाई की जान बचाता क्या? पगली लड़की कुछ भी बोलती है। ये सुनकर कुर्मिता के अंदर गुस्सा भी आया और डर भी, क्योंकि उसने उस आदमी को पास से देखा था। उसकी नजर, उसके हाथ, उसका चुन्नी फाड़ना, सब कुछ। उसे उसके असली स्वभाव और नीयत का अंदाजा हो चुका था। लेकिन कहते हैं ना, जब होनी आ जाती है तो बुरा भी अच्छा दिखने लगता है और असली चेहरा धुंधला पड़ जाता है। अब मैं आपको बताता हूं कि ये आदमी असल में कौन था और ये सब क्यों कर रहा था। उसका नाम था देवव्रत। वो भिरपिल्ली गांव में तंत्र विद्या किया करता था। वो काले तंत्र,
तंत्र विद्या, टोने टोटके, इन सब में घुसा हुआ आदमी था। एक दिन जब वह किसी काली तंत्र विद्या की क्रिया कर रहा था तो गांव वालों ने उसे देख लिया। सब लोग गुस्से में भर गए, उसे पकड़कर बहुत बुरी तरह पीटा और गांव से बाहर निकाल दिया। अब उसके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी, कोई अपना नहीं था, सब कुछ उससे छिन चुका था। सड़क पर भटकता हुआ देवव्रत लोगों की नजरों में पागल तांत्रिक बन चुका था। लेकिन एक चीज जो अभी भी उसके पास थी, वो थी उसकी तंत्र विद्या। उसे एक काले जादू का ऐसा उपाय पता था जिसके लिए उसे एक कुंवारी लड़की की जरूरत थी, जिस पर वो 21 दिनों तक प्रयोग कर सके ताकि वो फिर से लोगों की नजरों में ताकतवर और अलग दिखाई दे, अपनी शक्ति और दबदबे को वापस पा सके। जब उसने उस दिन कुर्मिता की चुन्नी का कपड़ा फाड़ा था, वो कोई साधारण हरकत नहीं थी। वही कपड़ा उसके काले जादू की चाबी था। उसने उसी फटे हुए कपड़े का इस्तेमाल करके उस लड़की कुर्मिता को अपने वश में करने की कोशिश शुरू कर दी और वो सफल भी हो गया। धीरे धीरे कुर्मिता का व्यवहार बदलने लगा। वो अचानक चिड़चिड़ी हो गई, घर के कामों में आलस करने लगी, खाना बनाने में मन नहीं लगता, बात बात पर चुप हो जाना, कहीं खोई खोई रहना, न किसी की बात पर ध्यान, न पहले जैसा अपनापन। देवव्रत ने तंत्र विद्या की मदद से कुर्मिता पर इतना कब्जा कर लिया था कि अब वो उसकी कोई भी बात टालती नहीं थी। वो जब बुलाता, जहां बुलाता, जिस समय बुलाता, कुर्मिता बिना कुछ सोचे समझे वहां पहुंच जाती। कुर्मिता एक सुंदर, शांत, मासूम लड़की थी। उसके चेहरे की मासूमियत, उसकी आंखों का भरोसा, सब कुछ देवव्रत ने अपने घिनौने मकसद के लिए इस्तेमाल किया। तंत्र विद्या करते करते उसने कई बार उसका शारीरिक शोषण किया। काली विद्या का इस्तेमाल करके वो उसके मन में ये बात बिठाने लगा, मैं ही तेरा पति हूं और तुझे वही करना पड़ेगा जो मैं कहूंगा। वशीकरण के जाल में फंसी कुर्मिता एक गुलाम की तरह अपना सिर झुकाकर उसकी हर बात मानने लगी। उसकी आंखों में सवाल मर चुके थे, उसकी आवाज में विरोध खत्म हो चुका था। वो बस चुपचाप उसकी बातों में अपनी सहमति जताती रही। एक रात लगभग 11 बजे की बात है। घर में सब लोग सो चुके थे। बाहर हल्की हवा चल रही थी, आसमान में बादल थे और बीच बीच में कुत्तों के भौंकने की आवाजें आ रही थीं। देवव्रत ने मन ही मन तंत्र से उसे पुकारा और घर के भीतर सोती हुई कुर्मिता बिना आवाज किए बिस्तर से उठ खड़ी हुई। वो धीरे धीरे कमरे का दरवाजा खोलती है, आंगन पार करती है और मुख्य गेट की कुंडी खोलने लगती है। उसी समय उसका भाई करथिया अपने कमरे में पढ़ाई कर रहा था। रात देर तक पढ़ने की आदत थी। अचानक उसे गेट के ताले के खुलने की आवाज सुनाई दी। आमतौर पर रात को लोग अंदर से गेट बंद कर लेते हैं। उसे लगा शायद पिताजी उठे होंगे, बाहर पेशाब वगैरह करने जा रहे होंगे। लेकिन जब उसने ध्यान से देखा तो उसने अपनी दीदी को बाहर जाते हुए देखा। करथिया के दिमाग में बिजली सी कौंधी, ये इस वक्त कहाँ जा रही है? उसे ये सब बहुत अजीब लगा, लेकिन उसने शोर मचाने की बजाय पहले ये देखने का फैसला किया कि दीदी जा कहाँ रही है। तब तक कुर्मिता गेट से बाहर निकलकर गली में कुछ कदम चल चुकी थी। करथिया तुरंत भागा और अपने पिता के कमरे में जाकर झकझोर कर उन्हें जगाया। पिताजी, पिताजी, दीदी कहीं जा रही है अभी। मंजल दास एकदम झटके से उठे। नींद टूटते ही चेहरे पर घबराहट आ गई। दोनों बाप बेटा जल्दी से बाहर की ओर भागे, लेकिन बाहर निकलकर वे ये नहीं समझ पा रहे थे कि कुर्मिता सड़क की किस दिशा में गई होगी, बाएं या दाएं। फिर भी दोनों ने फैसला किया कि वो अलग अलग दिशाओं में दौड़कर देखेंगे। इसी भागदौड़ में सड़क से थोड़ी दूर खेतों की तरफ उतरते वक्त कुर्मिता के पिता की नजर एक काली परछाई पर पड़ी। वो परछाई धीरे धीरे खेतों के बीच की तरफ जा रही थी। मंजल दास ने हिम्मत करके उसका पीछा किया। आगे जो उन्होंने देखा उसकी कल्पना उन्होंने सपने में भी नहीं की थी। वहीं खेतों के बीच, खुले आसमान के नीचे, जमीन पर अजीब सी आकृतियां बनाई हुई थीं। चारों तरफ अंधेरा, बीच में आग की हल्की हल्की लाल लौ और उसके पास देवव्रत अपनी तांत्रिक क्रिया कर रहा था। उसके चारों ओर 8 लंबे चौड़े काले साए खड़े थे। ये कोई सामान्य लोग नहीं थे। उनके पैर नहीं दिख रहे थे। वे जमीन से करीब 1 फीट ऊपर तैर रहे थे।
जैसे ही उन काले सायों में से एक ने कुर्मिता को अपनी तरफ आते हुए देखा, वो बिना पैरों के हवा में ही उसके पास की ओर बढ़ने लगा। वो साया कुर्मिता के पास आया और अगले ही पल उसने कुर्मिता को उठाकर पास के ही एक कुएं में फेंक दिया। कुर्मिता के पिता ये सब एक पेड़ के पीछे छुप कर देख रहे थे। उनकी सांस रुक चुकी थी, गला सूख गया था, शरीर से जान जैसे निकल गई थी। वो उन काले सायों को देख रहे थे, देवव्रत की आंखों में पागलपन देख रहे थे, लेकिन उनके पांव आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। एक बाप होते हुए भी वो अपनी बेटी को बचाने के लिए उस घेराबंदी में नहीं पहुंच पाए, क्योंकि जो दृश्य उनके सामने था वो इंसानी नहीं, कुछ और ही था, कुछ ऐसा जो समझ से परे था। लेकिन डर की हद तब पार हो गई जब उन्होंने देखा कि जिस कुएं में अभी उनकी बेटी को फेंका गया था, उसी कुएं से कुर्मिता वापस बाहर आ रही है। अब वो वही साधारण कपड़े वाली कुर्मिता नहीं थी। वो सिर से पांव तक लाल जोड़े में दुल्हन की तरह सजी हुई थी। उसके ऊपर लाल चुनरी, हाथों में चूड़ियां, गहने, पायल, सब कुछ। और सबसे डरावनी बात, वो जमीन पर नहीं चल रही थी, वो भी जमीन से करीब 1 फीट ऊपर हवा में तैर रही थी। देवव्रत उठकर खड़ा हुआ। उसने कुर्मिता की तरफ देखा और हल्का सा मुस्कुराया। उसने हाथ बढ़ाया। कुर्मिता ने बिना किसी हिचकिचाहट के उसका हाथ थाम लिया। इसके बाद देवव्रत ने उसके साथ अग्नि के चारों ओर फेरे लेने शुरू कर दिए। ये सब देखकर मंझलदास का दिल टूट गया। एक बाप के लिए इससे बड़ा दुख क्या होगा कि उसकी बेटी को उसकी आंखों के सामने इस तरह किसी अंधेरी ताकत के कब्जे में जाते देखे। वो ये सब और नहीं देख सके। वे दबे पांव वहां से भागे और गांव की तरफ दौड़ पड़े। लेकिन सबसे पहले वे अपने घर पहुंचे। उनका इरादा था लोगों को इकट्ठा करना, पर भीतर का गुस्सा और डर उन्हें हथियार उठाने पर मजबूर कर रहा था। उन्होंने घर से एक गंडोसा उठाया। गंडोसा यानी वो बड़ा तेज औजार जिससे खेतों में फसल काटी जाती है। जैसे ही वे घर से बाहर निकलने लगे, तभी कुर्मिता अपने कमरे से निकलकर सामने आ गई। उसने सामान्य शांत आवाज में पूछा, पिताजी, इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? मंझलदास जैसे जड़ हो गए। हल्के उजाले में जब उन्होंने अपनी बेटी के चेहरे को देखा तो उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उन्हें समझ नहीं आया, उन्होंने अभी अभी अपनी बेटी को कुएं में गिरते, फिर लाल जोड़े में निकलते, हवा में तैरते, अग्नि के फेरे लेते देखा था, और अब वही बेटी उनके घर के अंदर कमरे से निकलकर उनके सामने खड़ी थी। वो डर से कांपते हुए बस उसे घूरते रह गए। उनकी आंखें चौड़ी हो गईं, सांसें तेज हो गईं, चेहरे पर पसीना आ गया। कुर्मिता फिर बोली, क्या हुआ पिताजी? ऐसे क्यों देख रहे हैं? और आप डर क्यों रहे हैं? क्या हुआ? मंझलदास के होठ हिले, लेकिन आवाज बाहर नहीं निकली। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। वो सीधे बराबर वाले कमरे में चले गए जहां घर का छोटा सा मंदिर था। वे वहां देवी देवताओं के सामने जाकर खड़े हो गए, जैसे कोई पनाह मांग रहा हो। तभी उन्हें घर के अंदर किसी के चलने की आहट महसूस हुई। वे तुरंत कमरे से बाहर आए। उन्होंने देखा करथिया बाथरूम से निकलकर अपने कमरे की तरफ जा रहा था। लेकिन मंझलदास के दिमाग में ये बात बिजली की तरह कौंधी। करथिया तो अभी उनके साथ खेतों की तरफ गया था, अपनी बहन को ढूंढने। करथिया अपने कमरे में घुसता ही है कि उसके पीछे पीछे मंझलदास भी अंदर जाते हैं। लेकिन कमरे में कोई नहीं होता, बस ठंडी हवा, सन्नाटा और दीवारों की तरफ झुकी हुई परछाइयां। फिर उनकी नजर कुर्मिता के कमरे की ओर जाती है। उसके कमरे की लाइट जली हुई थी। अभी तक जो कुर्मिता साधारण कपड़ों में थी, अब वही दुल्हन के भेष में आईने के सामने बैठकर अपने बाल बना रही थी। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, आंखों में अजीब सी चमक, जैसे वो किसी और दुनिया की दुल्हन बन चुकी हो, जो अब इस घर में सिर्फ शरीर से मौजूद है, आत्मा कहीं और जुड़ चुकी है। ये सब देखकर मंझलदास का दिमाग बिल्कुल सुन्न हो गया। किसी तरह हिम्मत जुटाकर वो घर से बाहर निकले और पूरे होश खोते खोते वे पंडित जी के घर पहुंच गए। उन्होंने जोर जोर से पंडित जी के दरवाजे पर हाथ पटकने शुरू कर दिए। अंदर से पंडित जी जल्दी जल्दी बाहर आए, दरवाजा खोला और घबरा कर पूछा, मंझलदास, क्या हुआ? इतने घबरा गए हो क्यों?
मंजलदास की हालत ऐसी थी कि उनके मुंह से एक शब्द तक नहीं निकल रहा था। उनकी आंखें फटी हुई, चेहरे पर भय की रेखाएं, गला सूखा हुआ। पंडित जी ने उन्हें ध्यान से देखा, फिर बिना कुछ और पूछे तुरंत अंदर गए और एक लोटे में थोड़ा गंगाजल लेकर आए। उन्होंने मन ही मन एक मंत्र पढ़ा और गंगाजल मंजलदास पर छिड़क दिया। कुछ ही क्षणों में मंजलदास की सांसें थोड़ी सामान्य हुईं, दिल की धड़कनें थोड़ी स्थिर हुईं। अब पंडित जी ने उन्हें बैठाया और पूरी घटना शुरू से सुनने लगे। मंजलदास ने रो रोकर टूटती आवाज में, कांपते शब्दों में सब कुछ बता दिया। अजनबी आदमी, चुन्नी का फटना, देवरत की पहचान, काले साए, कुएं में गिरना, लाल जोड़ा, हवा में तैरती बेटी, अग्नि के फेरे और घर लौटकर दुल्हन के भेष में आईने के सामने बैठी वही बेटी। पंडित जी ने सब सुनकर आंखें बंद कर ली। उन्हें सब समझ आ गया था। उन्होंने गहरी सांस लेकर कहा, मंजलदास, अब तुम घर मत जाना। घर जाना तुम्हारे लिए अभी सुरक्षित नहीं है। कल जैसे ही सूरज की पहली किरण धरती को छुएगी, तभी कुछ साफ हो पाएगा। अभी रात का समय है और रात में वो ताकतें ज्यादा हावी रहती हैं। तुम यही रहो सुबह तक। अब आगे इस घटना में क्या हुआ, सूरज की पहली किरण पड़ते ही घर के भीतर क्या दृश्य था, कुर्मिता के साथ क्या हुआ, देवरत और उन 8 काले सायों का क्या अंत हुआ, ये सब जानने के लिए मैं जल्द ही इसका सेकंड पार्ट लेकर आऊंगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। और अगर आपको ये घटना का वर्णन, ये डर, ये सिहरन, ये पूरी कहानी सचमुच महसूस हुई हो, तो मेरी मेहनत का ख्याल रखते हुए सपोर्ट कीजिए और अपनी एक छोटी सी उंगली से सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि मेरा भी मनोबल बना रहे और मैं ऐसे ही पैरानॉर्मल, सच्ची खौफनाक घटनाएं आपके लिए लगातार लाता रही। बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम इस घटना का सेकंड पार्ट बहुत जल्द आपके लिए लेकर आ रहे हैं, क्योंकि अभी इससे जुड़ी कुछ बातें ऐसी हैं जिनमें कंफ्यूजन है। जैसे ही वे बातें साफ होंगी, सेकंड पार्ट भी आपके सामने अपलोड कर दिया जाएगा। इसके अलावा हमारे चैनल पर ऐसी ही कई और रहस्यमयी और रोमांचक घटनाओं के विवरण बिल्कुल फ्री उपलब्ध हैं। तो जरूर देखिए, एंजॉय कीजिए और हमें सपोर्ट देने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।